गर्मियों में आग हमेशा ज़्यादा लगती है। पूरा नॉर्थ इंडिया अगर आप देखेंगे इंक्लूडिंग दिल्ली, यूपी, नंबर ऑफ कॉल इज ऑलमोस्ट डबल। अगर सर्दियों में मान लीजिए पर डे कॉल हमें 60-70 मिलती हैं तो दिल्ली में 200 मिलती हैं। ये डिस्पाइट ट्राइंग सो हार्ड, उसके बावजूद अरे फायर ब्रिगेड पहुंची नहीं, समय पे आई नहीं। जितनी 5 चाहिए थी तो गाड़ी 1 ही पहुंची और पानी नहीं था। हम लोग फायर सेफ्टी कॉन्शियस पीपल नहीं हैं। हम लोग फायर सेफ्टी को बहुत तवज्जो नहीं देते हैं। मैक्सिमम जो आग लगती है वो 70% यू कैन से बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डिफॉल्ट। चाहे एसी बस्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, वायरिंग बस्ट हो गई, कुछ और बिजली की वजह से लगे। और अगर हम कोई अपार्टमेंट लेने जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर सोसाइटी ने फायर एनओसी ली है या नहीं, ये हम कैसे जान सकते हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप पावर कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, पर जो आपने फैसिलिटी लगाई थी, जो वायरिंग लगाई थी, वो डिके होती आ रही। तो जिस दिन आप सारी चीज़ें इकट्ठी जलाएंगे उस दिन फायर होने के पूरे चांस। कितने लोग अपने घर के इंटीरियर सब कुछ पर ध्यान देते हैं, ये है वो है। कभी किसी ने इस बात के बारे में सोचा है कि क्या बिल्डर ने अंदर स्प्रिंकलर्स आपके अपार्टमेंट लगा के दिया? बिल्डर अगर स्प्रिंकलर लगा भी देता तो लोग उसको छिपा देते। हमारे पास जो टाइम है वो बहुत कम होता है। आग लगने से आग बढ़ने में सिर्फ 2-3 मिनट होते हैं। कार का लॉक और ये इलेक्ट्रॉनिक लॉक ऑफ हाउस, ये दोनों खतरनाक है। जज साहब के नोटों में आग लगी थी, वो कैसे लगी थी? हेलो एंड वेलकम। प्रॉपर्टी से फायदा यानी कि पीएसएफ के ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। दिल्ली एनसीआर, पिछले कुछ महीनों में आग की कई ऐसी घटनाएं दिल्ली एनसीआर में सामने आई हैं जिन्होंने लोगों को झकझोर दिया है। कहीं हाई राइज अपार्टमेंट्स में आग लगी, कहीं होटल्स में, कहीं ऑफिस बिल्डिंग्स में भी आग की घटनाएं हुई हैं। हर घटना के बाद एक ही सवाल उठा कि जिस घर को खरीदने के लिए आपने अपनी जिंदगी की कमाई लगा दी, क्या वही घर आग लगने की स्थिति में आपके परिवार को सुरक्षित रख पाएगा या फिर नहीं? क्योंकि घर खरीदते समय हम लोकेशन देखते हैं, बिल्डर देखते हैं, अमेनिटीज देखते हैं, लेकिन शायद ही कभी ये पूछते हैं कि इस बिल्डिंग में फायर सेफ्टी नॉर्म से जुड़े क्या इंतजाम है। आज प्रॉपर्टी से फायदा में एक अलग टाइप के टॉपिक पर हम बात करेंगे, जो विषय है आपकी सेफ्टी से जुड़ा हुआ, आपके और आपके परिवार की जिंदगी से जुड़ा हुआ। हमारे साथ दिल्ली फायर सर्विस के पूर्व चीफ फायर ऑफिसर श्री अतुल गर्ग जी मौजूद हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीएसएफ के इस एपिसोड में। और आज अतुल जी से हम जानेंगे कि फायर सेफ्टी को कैसे परखें, एक अच्छी सोसाइटी में क्या क्या इंतजाम होने चाहिए, और आग लगने की स्थिति में कौन कौन सी वो छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए आपको। और शुरुआत करेंगे प्रॉपर्टी से फायदा की। सबसे पहला सवाल मेरा अतुल जी आपसे यही है कि आजकल के लोग फायर सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में कितना जागरूक हैं और इसके बारे में कितनी तवज्जो देते हैं या फिर इसे कितना ज़रूरी मानते हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा मेरे से। ये ओपनिंग सवाल जो है, हम लोग फायर सेफ्टी कॉन्शियस पीपल नहीं हैं। हम लोग फायर सेफ्टी को बहुत तवज्जो नहीं देते हैं। आप अगर देखें, मैंने बहुत सारे उसमें कहा है, कई इंटरव्यूज़ में इसमें, कि आप जैसे बैंकेट हॉल में जाते हैं, आप कोई फंक्शन है बुक करते हैं, आप खाना चेक करते हैं, एसी चेक करते हैं, पार्किंग चेक करते हैं, सजावट चेक करते हैं, पर कोई ये चेक नहीं करता, एंट्री एग्जिट नहीं करता इसके पास फायर सेफ्टी का लाइसेंस है कि नहीं है, इसमें फायर सेफ्टी का अरेंजमेंट है कि नहीं है, इसमें 2 रास्ते नहीं है। तो हम लोग बेसिकली फायर सेफ्टी हमारे कॉन्शियस में नहीं है अभी। हमें इसको जो है धीरे धीरे पब्लिक अवेयरनेस को ला के इसको बढ़ाना है। ये बहुत ही मैं बहुत दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग फायर सेफ्टी कॉन्शियस हो तो बहुत सारी फायर और बहुत सारी जानें बचेंगे, पर हमारा इस पर ध्यान जो है बहुत कम जाता है। बहुत वेरी फ्यू पीपल हैं जो इस बारे में पूछना चाहते हैं। आग लगने के प्रमुख कारण अतुल जी क्या होते हैं? इलेक्ट्रिफिकेशन जिस तरीके से किया गया है, क्योंकि कई बार इन डिटेल्स में भी हम सोसाइटीज़ में नहीं जाते हैं कि कहाँ कैसे इलेक्ट्रिफिकेशन किया है, उसमें किस सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान रखा गया है या फिर नहीं रखा गया है। कई बार जो क्लाउड किचन्स का आजकल कॉन्सेप्ट चल गया है, वो बेसमेंट में क्लाउड किचन्स होते हैं। अभी हाल फिलहाल जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है मालवीय नगर वाला, उसमें नीचे रसोई चल रही थी। बहुत सारी चीज़ें उसमें अनऑथराइज थी, लेकिन उसमें प्रमुख तौर पर सबसे अलार्मिंग यही था कि नीचे बेसमेंट में रसोई थी और जो एग्जिट पॉइंट था उसी में ताला लगा हुआ था। देखिए, 2 तरह से आग लगती है। अगर आप जितने भी हमारे पास दिल्ली में डेटा है, करीब ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से, मैक्सिमम जो आग लगती है वो 70% यू कैन से बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डिफॉल्ट। चाहे एसी बस्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, वायरिंग बस्ट हो गई, कुछ और बिजली की वजह से लगी।
और बाकी जो आग लगती है घरों में उसमें वो किचन या ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से लगती है। किचन में हमारी सिस्टर से मान लीजिए खाना बना रही है, फ़ोन आ गया, भूल गई, आपने कुछ चढ़ा गैस दिया, ऑन छोड़ गैस दी। ऑन छोड़ दिया, उसमें कुछ तेल था वो जल गया, वो भी एक रीज़न है, कई बार घर छोड़ के गए, पीछे से आग लग आग लग जाती है। गई। और एक और भी रीज़न अभी अगर देखा है, ये मेनली जब हमारे फंक्शन होते हैं, जैसे हमने कोई कैंडल जला दी और हम पूजा करके बाहर निकल गए, ऐसी कई फायर अभी में रिसेंट एक एग्जाम्पल था जिसमें घर में दिए से ही पूरी जी। सोसाइटी में आग तो लग ऐसे गई। बहुत सारे हैं। हम लोग जब दिवाली पे अटेंड करते थे, जैसे हौजखास विलेज में एक बिल्कुल नया रेस्टोरेंट बना था, उन्होंने पूजा की, आउट ऑफ बॉक्स उसका नाम था, पूजा करके वो सब लोग चले गए, बंद करके, वो चूहा जो होता है वो आया, उससे कुछ displace- खाने के लिए उसने किया और वो उसकी वजह से गिर गया और लकड़ी का बना हुआ था, पूरा जल गया। ये कॉमन कॉज है। अब इलेक्ट्रिक की अगर आप बात करें, इलेक्ट्रिक में बहुत सारे रीजन हैं जिस वजह से आग लग सकती है। मैं इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे दूंगा कि जैसे हम एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ थे, हमने एक 2 या 3 कमरों का उस टाइम में घर खरीदा लिया, उसकी वायरिंग होगी, सब ठीक हो गया। अब फैमिली बढ़नी शुरू हुई है आपकी, आपके बच्चे हुए, और आपने पहले एक रूम में एसी था, फिर 2 में हो गए, फिर 2 टीवी हो गए, तो आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स एज पर योर इनकम बढ़ी, आपका स्टेटस बढ़ा, स्टैंडर्ड बढ़ा, तो आप ऐड करते चले गए। पावर वॉटेज लेकिन नहीं बढ़वा वाटर नहीं बजाया आपने, वोल्टेज नहीं बढ़ाई आपने, पावर नहीं बढ़ाई आपने, लोड नहीं बढ़ाया, और सबसे बड़ी बात, जो आपने वायरिंग डाली थी वो 20 साल पहले डली थी, उस वायरिंग की भी एक लाइफ है, उसमें डिके होना शुरू हो गया, उसकी प्लास्टिक का इंसुलेशन ख़राब होना शुरू हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं, आप पावर कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, पर जो आपने फैसिलिटी लगाई थी, जो वायरिंग लगाई थी, वो डिके होती आ रही। तो जिस दिन आप सारी चीज़ें इकट्ठी जलाएंगे, उस दिन फायर होने के पूरे पूरे चांस है, लाइट बस्ट हो जाएगी, एमसीबी आपका ट्रिप होगा, कुछ और हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तीसरा एक बड़ा रीज़न ये है कि जब कुछ अर्थिंग का प्रॉब्लम होता है, एमसीबी का प्रॉब्लम, तो एमसीबी ट्रिप होता है। अगर एमसीबी बार बार ट्रिप हो रहा है तो इसका मतलब आपको अपनी वायरिंग चेक करानी है। अमूमन ये होता है कि हम क्या करते हैं, ये बार बार ट्रिप हो रहा है, इसको डायरेक्ट कर दीजिए, ये तार लगा दीजिए, बाद में देख लेंगे। ये सब साइन है, आपको बिजली का जो सर्किट है आपको साइन दे रहा है कि कुछ गड़बड़ है, मेरे को दिखाओ, मेरे को चेक करो, मेरे को ज़रूरत है। बट वो हम सब भूल जाते हैं, हम इतनी उसमें रहते हैं, और इस वजह से जो है ना, ये आग का लगने का है। आप देखिए गर्मी में एसी की वजह से बहुत आग लग रही है। आप अगर एवरीडे 1-2 कॉल मिल रही हैं, अगर आप एनसीआर में देखेंगे, एसी बस्ट हो गया, एसी में आग लग गई। एसी में बस्ट और आग लगने का रीज़न सिर्फ यही है, आप एसी को कंटिन्यूस चला रहे हैं, आपने 60 या 70 या 18 डिग्री डाल दिया, वो कभी अचीव नहीं होगा। तो कंप्रेसर चलता रहेगा, उस पर प्रेशर बढ़ता रहेगा, हम दरवाज़ा भी खुलता भी है, बंद भी होता है, कुछ लॉस भी हो रहा है, तो वो एसी कभी होगा नहीं। और अल्टीमेटली जब कंटिन्यूस एसी चलेगा, आपका कंप्रेसर चलेगा, तो इट इज़, और पुराना हो गया है, नए एसी में नहीं होता है, पर पुराने में फिर इट इज़ लाइकली टू ब्लास्ट, कोई गैस लीक हो जाएगी, वेयरिंग टेयरिंग हो गई, उसमें गैस लगी निकली, और क्योंकि टेम्परेचर इज़ ऑलरेडी हाई। आप कोई भी जब मशीन चलाते हैं, एनीथिंग, आप घर में मिक्सी चलाइए, आप हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में कोई मशीन चलाइए, अगर आप कोई चीज़ कंटिन्यूसली चलाते हैं तो उसमें हीट जनरेट होती है और उसके चांस हैं जलने के। तो आपको ये जो सबसे बड़ा में प्रिकॉशन लेना है गर्मियों में सबसे ज़्यादा, वो ये, एसी को आप कंटिन्यूस नहीं चलाएं, आप 2-2.5 घंटे बाद 5 मिनट का भी रह देंगे ना, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, कूल डाउन हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपने की जो आउटडोर यूनिट है, अगर उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, सी टेम्परेचर में भी है 43 डिग्री सेकेंड, बट इफ ए कंटिन्यूस जो लाइट उस पर पड़ती है, उससे क्या टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और एनीथिंग, कोई स्पार्क मिला उसको, शॉर्ट आफ्टर ऑल मशीनरी है तो उसमें आग लग जाएगी। तो आपने ये ध्यान देना है। और तीसरा ये है कि एक इंडोर यूनिट में एक फिल्टर होता है जो साफ कर, उसको भी आप साफ करते रहिए, हर 15-20 दिन में कर देंगे, आपकी बिजली भी बचेगी, एफिशिएंसी भी बचेगी, कूलिंग भी ज़्यादा होगी, और आपके यहाँ आग लगने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि आप फायर डिपार्टमेंट से जुड़े रहे हैं, बहुत एक चैलेंज भरा ये डिपार्टमेंट है। सबसे बड़े चैलेंजेस आपने अपने कार्यकाल में क्या फेस किए हैं? क्योंकि एक तो मैन पावर चैलेंज है, कई बार लोकेशन चैलेंज होता है, पतली सकरी गलियों से वक्त पर पहुंच नहीं पाते हैं, कई बार इतनी हाइट पर आग लगी होती है कि आपकी वो फायर टेंडिंग मशीन भी वहां तक नहीं पहुंचकर लोगों को रेस्क्यू कर सकती है, या फिर वहां पर स्प्रिंकलर्स के जरिए आग बुझा सकती है। तो बड़े चैलेंजेस आपके कार्यकाल में क्या रहे हैं? आपने इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं, मेनली मैं तीनों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो ये एक बताऊंगा, मैन पावर शॉर्टेज भी एक चैलेंज। मैन पावर शॉर्टेज इज ऑलवेज अ चैलेंज, क्योंकि
गवर्नमेंट में जो प्रोसेस है मैन पावर भरने का, रिक्रूटमेंट करने का बहुत लंबा प्रोसेस होता है। हमारा जो एक आदमी होता है जब वो अप्लाई करता है, करीब आपको पता है गवर्नमेंट जॉब की हिंदुस्तान में कितनी होती है, 10 लाख एप्लीकेशन आ जाती हैं, आपने उसकी छटनी करनी है। और हमारे 3 टेस्ट होते हैं। पहला एग्जामिनेशन, तो आपने इतने लोगों का टेस्ट लेना है। उसके बाद हमारे इंटरव्यू है, उनमें जो कटेंगे। उसके बाद हमारे एक लास्ट ड्राइविंग टेस्ट भी है कि आप, क्योंकि हमारे यहाँ जो फायरमैन है वही फायर ड्राइवर भी है, हमें एक ही आदमी है जिससे सब आदमी गाड़ी चला ले। तो हमारे पास जो ये 3 काम होते हैं तो इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है रिक्रूटमेंट होने में। फिर दे आर सो मैनी इश्यूज, इसका रिजर्वेशन था, इसका रह गया, तो इट टेक्स लिटिल बिट मोर टाइम। तो ये इश्यू रहता है। बट द मेजर चैलेंज फॉर एनी फायर सर्विस इंक्लूडिंग दिल्ली फायर सर्विस, नोएडा फायर सर्विस, दिल्ली में अगर आप देखेंगे 70% जो पॉपुलेशन रहती है वो अनऑथराइज गांव, उसको कहना चाहिए लाल डोरा, इस टाइप की पॉपुलेशन में रहती है। आप जितने भी अगर आप देखें मालवीय नगर में जो आग लगी, हौज रानी, पालम, विवेक विहार के जो पीछे जगह थी, सीलमपुर, बिल्कुल हौच-पौच है वो, जो अनप्लान्ड है। तो उसमें क्या होता है कि एक तो हमें ये नहीं पता होता कि बिल्डिंग की स्ट्रेंथ क्या है। बिल्डिंग 5 स्टोरी पर कितनी मजबूत बनी है, पहले उसने 2 फ्लोर बना लिए, फिर 3 बना लिए। साकेत में आपने देखा होगा अभी एक बिल्डिंग, कई बार वो तारों का मैश भी होता है पूरा, उससे वो एक अलग है, तारों का मैच भी है। पर अभी बिल्डिंग की, जैसे आपने साकेत में भी देखा, इस महीने एक बिल्डिंग गिर गई थी जिसमें 6 लोग मर गए थे। बिल्डिंग की स्ट्रेंथ नहीं पता। दूसरा क्या होता है, गली बहुत सकरी होती है। उसके बाद उसमें पार्किंग भी होती है। आप किसी ने गाड़ी पार्क कर दी, किसी ने ठेला पार्क कर दिया, कुछ कर दिया। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, हाउ टू रीच टू द स्पॉट ऑफ फायर। आप फायर के पास कैसे पहुंचेंगे। कई केसों में ऐसा हुआ है, गांधीनगर के और सीलमपुर साइड में हमने गाड़ी को मेन रोड पे खड़ा करके हमने 1/2 किलोमीटर होज बिछाया, फिर हमने जो है फायर फाइटिंग शुरू की। तो इसमें क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि होज आदमी हाथ पे, सर पे अपने मतलब आग फैलने लगती है, आग बढ़ती जाती है। फिर वहाँ पे कोई पानी का सोर्स अवेलेबल नहीं होता है कि आपने आग भरी, टेंडर आपका खाली हो गया, यू हैव टू कम बैक, गो नियर बाई फायर। तो उतने में आग फिर बढ़ गई। आपने अगर 4 गाड़ियां भी की, गाड़ी जा तो रही नहीं, गाड़ी तो आपकी वहाँ पे खड़ी हुई। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है। और तीसरा एक जो बिगेस्ट चैलेंज है जो सभी फायर सर्विस में, हर एक ओल्ड सिटीज़ में है, आपको ये नहीं पता होता है कि हर फ्लोर में काम क्या हो रहा है। कहीं छोटी फैक्ट्री भी चल रही है, किसी ने सिलेंडर स्टोर कर रखे हैं, किसी ने गोडाउन बनाया है। तो आप कौन सा इक्विपमेंट लेके जाएं, कौन सा केमिकल लेके जाएं, ये आपको फर्स्ट स्टेज में नहीं पता होता है। आपको सिंपली कॉल मिलती है, घर में आग लगी या इस नंबर में आग लगी। तो आपको ये नहीं पता होता है कि आपको क्या क्या आइटम लेके जाने हैं वहाँ पे। सबसे बड़ा इश्यू जो है, उसमें सिलेंडर भी ब्लास्ट हो सकता है, उसमें केमिकल होते हैं, उसमें आग लग सकती है। वो फिर जब हमारा आदमी वहाँ पहुँचता है 2-3 गाड़ियाँ लेके, फिर वो पीछे देता है हमें कि सर यहाँ तो केमिकल है, आप इसके लिए ये वाला है। तो ये थोड़ा टाइम लगता है। तो प्लस उनके लिए भी लाइफ थ्रेटनिंग है ना, अचानक कभी भी ब्लास्ट भी हो सकता है। ब्लास्ट भी होता है, हमारे बहुत सारे लोग शहीद भी हुए हैं। चोट तो आप, मैं बता रहे, हम लोग रिपोर्ट भी नहीं करते, इतनी चोटें लगती है कि पार्ट ऑफ लाइफ है। किसी की उंगली में चोट लग गई, पैर में लग गई, उससे पट्टे गिराएगी, बर्न आ गई, छोटी मोटी, ये नहीं करते। तो ये सारे जो चैलेंजेस है ना, ये बहुत मेजर चैलेंज है जो, और 70% आप पॉपुलेशन देखिए इसी एरिया में रहती है। गांव के एरिया में लाल डोरा, आधा आबादी, ये कुछ करके ऐसे। तो बड़े चैलेंजेस कमर्शियल बिल्डिंग्स को लेकर हैं या फिर रेजिडेंशियल में आता है, हाई राइज में ज़्यादा चैलेंज है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल मुझे याद है नोएडा में एक इंसिडेंट था जिसमें बाउंड्री वॉल ऐसी बनी हुई थी कि अंदर ही नहीं एंटर कर सकी फायर टेंडर, वो उसका गेट छोटा रह गया, गेट छोटा रह गया। तो कौन सा टाइप की बिल्डिंग बड़ा चैलेंज होती है? नहीं, फिर भी ये कह रहा हूँ, जो जिस बिल्डिंग को मैंने आपको अभी एलोवेट किया वो मेजर चैलेंज है, क्योंकि वहाँ बहुत क्लस्टर्ड रहते हैं। आपको बिल्डिंग की स्ट्रेंथ नहीं पता, पानी का सोर्स नहीं पता, आपको क्या मटेरियल है, एक्यूपेंसी क्या है, ये आपको नहीं पता। अब हाई राइज बिल्डिंग में आते हैं। हाई राइज बिल्डिंग के लिए बहुत बार ये कहा जाता है कि आपके पास तो गाड़ी नहीं है, 100 मीटर की बना दी। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको, आप वर्ल्ड ओवर देखिए, बुर्ज खलीफा देखिए, 400 मीटर की करीब बिल्डिंग है। तो वर्ल्ड में कोई ऐसी मशीन है ही नहीं कि जो 400 मीटर तक जाए। दूसरी बात है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है नॉर्म? ये जो फायर है, जो हाई राइज बिल्डिंग की फायर है, वो इंटरनल इक्विपमेंट से फाइट किया है। जो हमने उस बिल्डिंग में सिस्टम लगाए हुए हैं, स्प्रिंकलर लगाए हुए हैं, कंपार्टमेंटेशन दिया है, 2 जीने दिए हैं, होज रील है, हाइडेंट है, स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम। आप जब बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा होती है तो आप एक रिफ्यूज फ्लोर छोड़ते हैं। रिफ्यूज फ्लोर का मतलब ये होता है, आप 60 स्टोरी तक आ गए, 60 मीटर तक आ गए, उसके बाद हमने एक फ्लोर को खाली छोड़ दिया। उसके बाद फिर जो है आप ऊपर चले गए, तो इन केस आप उतर के वो हो गए, वो दैट इज अ सेफ प्लेस।
क्योंकि फायर के केस में हमेशा आग जो है आप देखें नीचे से ऊपर जाती है। इट इज़ वेरी वेरी रेयर कि नीचे अगर बहुत ज़्यादा होगी, विंड चलेगी तो जस्ट 1 फ्लोर नीचे जाएगी, वरना इट इज़ ऑलवेज कमिंग गोइंग ऊपर अप। की तरफ। ऊपर धुआं भी ऊपर जाएगा, फ्लेम भी ऊपर जाएगी, हीट भी ऊपर जाएगी। तो ऊपर वाले फ्लोर का डेंजर है, नीचे को नहीं है ज़्यादा। तो आप क्या बीच में, इसलिए जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है हर 60 मीटर पे एक हम लोग उसमें एक रिफ्यूज़ एरिया का प्रोविज़न दिया जाता है, जिससे वहाँ पे आ जाएं, सेफ है, वहाँ पे स्प्रिंकलर भी, आप वहाँ पे रेस्ट कर लें। उसके बाद आपको स्प्रिंकलर से मुझे याद आया, कितने लोग अपने घर के इंटीरियर सब कुछ पर ध्यान देते हैं, ये है वो है। कभी किसी ने इस बात के बारे में सोचा है कि क्या बिल्डर ने अंदर स्प्रिंकलर्स आपके अपार्टमेंट लगा के दिए, और अगर नहीं दिए तो क्या आपने कभी कुछ पैसे खर्च करके स्प्रिंकलर्स लगाए? देखिए, मुझे लगता कि ये 0.1% लोग भी करते होंगे। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। बिल्डर अगर स्प्रिंकलर लगा भी देता है तो लोग उसको छिपा देते हैं छुपा देते कि हैं। ये भद्दा लग रहा है, गंदा लग रहा है। तो मैंने पहले ही सेंटेंस में ये कहा था कि हम लोग फायर सेफ्टी कॉन्शियस पीपल नहीं है। हमें फायर सेफ्टी का हमें ये लगता है कि हमारे घर में कैसे आग लगेगी, लीस्ट सब और कुछ लास्ट प्रायोरिटी होती ये है। है हमारे, ये सभी के लिए। मतलब ये बहुत जगह देखा गया कि डिटेक्टर लगे हैं, बोले यार इसको हटवा के शिफ्ट करो, ये हमारी ख़राब कर रहा है, स्प्रिंकलर अच्छा नहीं लग रहा। तो अभी ये हमें अवेयरनेस लानी है, हम लोग धीरे धीरे पब्लिक अवेयरनेस लानी है। ये हमारे यहाँ काफ़ी कम है, इंडिया में इससे वेरी वेरी लेस पब्लिक इस तो बात को इसके लिए मानती है। कौन इनिशिएटिव लेगा? उसके लिए सरकार See- को लेना चाहिए, या फिर फायर डिपार्टमेंट की ओर से कुछ ऐसे रूल्स और नॉर्म्स आने चाहिए जिसमें अगर आप नहीं करते तो फाइन लगेगा, कुछ ऐसा जिससे मतलब लोग प्रेशराइज हों? क्योंकि मुझे लगता है कोई प्रेशराइज ही नहीं है, अपनी ही सेफ्टी के लिए प्रेशराइज नहीं है। देखिए, रूल ऑलरेडी है, ऐसा नहीं कि रूल नहीं है। पर अगर आप मान लीजिए आपने घर ले लिया, अपार्टमेंट ले लिया, तो हर अपार्टमेंट को चेक करना तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और देर में भी सो मैनी अदर इश्यूज आल्सो। ये हो गया, ऐसा हो गया, कुछ सिक्योरिटी इशू आ गया, कोई और इशू आ सकता है। तो ये अनलेस वी स्टार्टेड, मैं फिर ये बहुत बार कह चुका हूँ। देखिए, आप ये शो कर रहे हैं, ये एक पब्लिक अवेयरनेस का इशू है। इससे कुछ लोग देखेंगे मेरी बात को, कुछ सुनेंगे। नहीं, हम लोग की ऑफिस में फायर ड्रिल होती है समय समय पर। वी आर टोल्ड कि ये इमरजेंसी एग्जिट्स हैं, यहाँ से आपको निकलना है, सायरन बजता है, उसके बाद सायरन जब बंद होता है तभी आप एंटर कर सकते हैं। पूरी एक ड्रिल का हिस्सा है। तो ये ऐसे कई part of ऑफिस awareness में है। इनिशिएटिव और आई थिंक ये लेते हैं, अभी लोग ले रहे हैं, पर फिर भी हमारे पास हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और हमें धीरे धीरे इसको अभी एक्टिवेट करना है। हमें लोगों को बताना है। ये जो मॉक ड्रिल करते हैं, आपको शो देखते हैं, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा, पेपर में था, ये करीब 5 साल पुरानी बात है। एक हाई राइज बिल्डिंग में बॉम्बे में आग लगी। एक बच्ची, उसने खुद को बचाया, अपने दादा दादी या नाना नानी थे उनको भी बचा लिया। जब उससे पूछा गया कि बेटा तुमने कैसे बचाया, मतलब ये तुम्हें, तो बोले स्कूल में एक बार फायर ऑफिसर आए थे, उन्होंने बताया था आग लगेगी तो आप बिल्ली की तरह चलेंगे और मुंह पे एक कपड़ा रख लेंगे गीला का। तो मैंने वो किया, दादा दादी को भी बताया और हम लोग बाहर आके निकल गए और हम लोग बच गए। तो देखिए, अवेयरनेस का फ़र्क पड़ता है। ये ऑन रिकॉर्ड है पेपर में। तो जितना हमारी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, हम जितना कहते जाएंगे, जितने आप लोग ऐसे शो करेंगे, कुछ लोग देखेंगे, कुछ समझेंगे, तो ये दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस कि हाउ टू अवेयर द पब्लिक। ये और हम सब मिलके ही कर सकते हैं। ये कोई गवर्नमेंट का रूल सारा है, पर ये रूल से नहीं हो सकता। देखिए, इसको अदरवाइज के रूल तो हर चीज़ का है, चोरी का भी है, पर चोरी हो ही जाती है ना। तो अनलेस वी स्टार्ट आस्किंग इट, जैसे हम चोरी के बारे में कॉन्शियस हैं, हम ताला भी लगाते हैं, हम चौकीदार भी रखते हैं, हम बाउंड्री वॉल भी बनाते हैं, बाउंड्री वॉल के ऊपर तार भी लगा देते हैं। फायर सेफ्टी का कुछ नहीं तो फायर सेफ्टी के लिए अभी हम कॉन्शियस नहीं है। है। बकेट्स भी कई जगह होती हैं, वो बकेट्स खाली होती हैं, उसमें कुछ होता नहीं है। अभी मैं कहीं गया था, मैं उस प्रीमिसेस का पान नाम की नहीं, पीक होती है उसमें। यही मैं बताने वाला था कि लोगों ने सिगरेट के बड उसमें हाँ, डाले हुए थे, पान की पान पीक होती है। तो मैंने उसको पूछा कि बेटा ये क्यों, कह रहे सर हम हर बार चेंज करते हैं, हर 15 दिन में यही होता है, मानता नहीं है, लड़ाई और करने लगे। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वी आर नॉट अवेयर अबाउट द फायर। हमें ये नहीं पता है कि ये बाल्टी आपकी जान बचा सकती है। एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर आप घर में रखते हैं तो अगर क्योंकि हर एक स्प्रेज भी काफी इफेक्टिव होते हैं अगर घर में फायर मैं है, वो कह रहा तो था। स्प्रेज नहीं रखते हैं लोग। रखते नहीं, एक छोटा अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे तो इट विल हेल्प यू। देखिए, घर में आप अगर कोई भी फायर जो होती है, हमेशा इट इज़ वेरी स्मॉल। जब शुरू होती है कोई फायर, अनलेस देयर इज एक्सप्लोजन, कोई बम थ्रेट है, किसी ने बम फेंक दिया, या गैस सिलेंडर है, फट गया, बात अलग है। अदरवाइज एवरी फायर इज ए वेरी स्मॉल फायर व्हेन इट स्टार्टेड। अगर हम उसी टाइम में उसको बुझा लेते हैं, टैकल कर लेते हैं, देयर विल बी नो लॉस। अगर छोटी सी आग लगी, आपने फायर से डाल दिया, आपने बुझा दिया, आप बच गए, कुछ नहीं करने के। पर होता है कि हम पैनिक हो जाते हैं, या हमें पता ही नहीं चलता है, या हम उसको लाइटली ले लेते हैं।
कि ठीक है ऐसी होगी, देख लेंगे, हम बुझा लेंगे। और वो हमारे पास जो टाइम है वो बहुत कम होता है। आग लगने से, आग बढ़ने में सिर्फ 2-3 मिनट होते हैं, फिर वो फैलने लगती है, स्प्रेड होनी शुरू हो जाती है। और फायर का एक और मुझे वो है, अभी एक इंसिडेंट याद है जिसमें उनके घर का लॉकिंग सिस्टम जैम हो गया, ये बहुत हो वो रहा है आजकल। एस्केप नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दैट। ये दिस इज विवेक विहार फायर, हाँ, विवेक विहार में। जिसमें हम लोग को जो थी बॉडी जो थी वो जीने में मिली। कुछ लोग घर के अंदर सोते रह गए बिकॉज द लॉक जो था। ये जो बात आपने कहा, मैं इसको कहता, कार का लॉक और ये इलेक्ट्रॉनिक लॉक ऑफ हाउस, ये दोनों खतरनाक है। कार में भी बहुत जगह जो लोग जल के मर रहे हैं वो इसलिए मर रहे हैं, आग लगे। ये लॉक चलता है वायर से, आपको पावर देनी है तभी ऑन होता है, तभी ऑपरेट होता है, क्योंकि इट हैज़ टू बी सम पावर शुड बी देयर। तो पावर उसको कार से मिलती है, इंजन से आती है, बैटरी से आके देती है। वो वायर जल गया, वो बंद है क्योंकि तो फिर वो खुलेगा कैसे? खुलेगा। तो इस केस में आप लोग घर में एंट्री कैसे करते हैं? तोड़ते हैं ग्लास there is को। no नो option। ऑप्शन। तो घर में भी जो लगाना है, मेरे अभी इससे पहले भी मैंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आप जो लॉक लेते हैं वो लॉक ऐसा होना चाहिए, अगर आग लग गई तो उसमें मैनुअल सिस्टम वी शुड ओपन इट, बट टाइम इज वेरी लेस। इट शुड नॉट बी जस्ट फिंगरप्रिंट। हाँ, इट शुड नॉट बी जस्ट फिंगरप्रिंट, देयर शुड बी अरेंजमेंट कि अंदर से अगर आप खोलना चाहें तो बाहर से ना खोल पाए, पर अंदर से यू शुड बी एबल टू ओपन इट, समथिंग मैनुअल अरेंजमेंट शुड बी देयर। अदरवाइज इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ इमरजेंसी आल्सो, मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो गई तो इट विल बी डेंजरस। कोई बात हो गई है, कुछ ऐसा हो गया तो आप एकदम हड़बड़ी में खुलेगा नहीं। यही सब कार में भी है। आपको कार में जब खोलना है, आपने कार में अगर आग लग गई तो यू विल नॉट बी एबल टू कम आउट। तब आपको कार के केस में जो सीएनजी से आग लगती है उसके कॉमन कॉजेज क्या हैं और उस केस में कैसे एग्जिट करना चाहिए, अगर आप उस पर इलैबोरेट कर पाए? चाहे आग सीएनजी से लगे, चाहे आपकी कार के इंजन से लगे, प्रॉब्लम सेम ही है। इफ देयर इज इलेक्ट्रॉनिक लॉक, इट इज गोइंग टू जाम। आपने फिर शीशे तोड़ने हैं, वो पीछे से विंडो निकाल के आपने क्रैक करना है, फिर बाहर आना है, इट इज गोइंग टू टेक टाइम। अगेन आई एम टेलिंग यू, टाइम इज वेरी वेरी लेस। टाइम आपका जो गोल्डन टाइम है वो 1 से 2 मिनट ही होता है। ये बिल्कुल है। जो आजकल हम हाल फिलहाल ज़्यादा घटनाएं सुन रहे हैं आग की, वो गर्मी की वजह से है या फिर रिपोर्ट ज़्यादा हो रही हैं? और इन केसेस में कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं? गर्मियों में आग हमेशा ज़्यादा लगती है। पूरा नॉर्थ इंडिया अगर आप देखेंगे, इंक्लूडिंग दिल्ली, यूपी, नंबर ऑफ कॉल इज ऑलमोस्ट डबल। अगर सर्दियों में मान लीजिए पर डे कॉल हमें 60-70 मिलती हैं, तो दिल्ली में 200 मिलती हैं, करीब 200, इतना फ़र्क आता है। अभी पिछले ही 2-3 दिन पहले हम लोगों ने करीब 240 कॉल टच किया पर डे। 240 कॉल आया 240 जी, पर डे कॉल आया आता है। इससे पिछले साल इसमें कॉमन बात क्या थी? ये सब ज़्यादातर हाई राइज में थी, इंडिविजुअल रेजिडेंशियल में थी या कमर्शियल प्रॉपर्टीज में थी? किस टाइप की कॉल ज़्यादा थी? मैं ये एक और बात बताना चाहूँगा, ये बहुत ही आपका अच्छा सवाल है, आपके जो व्यूअर होंगे उनके लिए भी। जो प्रॉपर्टी, मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, ये हमारे पे डेटा है, जो प्रॉपर्टी डिज़ाइन करके बनाई गई है आर्किटेक्ट ने, फायर के डिपार्टमेंट से, फायर कंसल्टेंट से, उनमें आग बहुत कम लगती है। दिल्ली में डेटा है, पिछले 15 साल में केवल एक ही बिल्डिंग में आग लगी है। अच्छा। एक द्वारका में लगी थी, एक साकेत कोर्ट में, कोर्ट की 8 स्टोरी बिल्डिंग थी, उसमें एक जज साहब का घर था, उसमें आग लगी थी। बाकी आग नहीं लगी। आप अगर जितनी भी घटनाएं देखेंगे आग लगने की, लोगों के मरने की, लोगों के फंसने की, वो सब वो बिल्डिंगें हैं जो अनप्लान्ड बनी थी, जहाँ पे एक ही सीढ़ी थी, फायर डिपार्टमेंट के हिसाब से कोई कैंसिलेशन नहीं होता, बिल्डर ने अपने आप बना दी, बिल्डर फ्लोर बना दिया। विवेक विहार, अगर आप विवेक विहार में, जिसमें ये अभी डेथ हुई है, वो क्या था? बिल्डर फ्लोर था। बिल्डर फ्लोर ने बनाया, एक बीच में सीढ़ी दे दी, फ्लैट बना दिया, काम खत्म हो गया। उनमें सबसे ज़्यादा जो फायर लग रही है, और ये सभी जगह की, नोएडा में 2-3 घटनाएं अभी हुई हैं कि हाई राइज में लगी। आप दिल्ली में देखिए हाई राइज की, आप अगर रिकॉल करना चाहेंगे तो रिकॉल होगा नहीं, है नहीं, क्यों हुआ नहीं है? ये दिल्ली में कैसे हुआ? या तो ये कॉन्ट्रैक्टर का कुछ गलती है, बिल्डर ने कुछ गलत किया है, वायरिंग ठीक नहीं की, अदरवाइज इट डज नॉट। मतलब वो जो जज साहब के नोटों में आग लगी थी, वो कैसे लगी थी? ये डेटा कभी सामने नहीं आता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। जिस तरह की गेटेड सोसाइटीज़ आजकल हम देख रहे हैं, आर दे सेफ या फिर उसमें भी हमें कुछ पैरामीटर्स चेक करने की ज़रूरत है? देखिए, गेटेड सोसाइटी में जैसे जो दिल्ली में या कहीं कर रहे हैं, इसमें छोटा सा इशू क्या आता है कि रात में ये लोग गेट बंद कर देते हैं। इन्होंने करीब बंद कर दिए, 3-4 गेट बंद कर दिए, एक खुला, तो उसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है। सी एज ए दिन में आपने चारों गेट के लिए, हमारे पास
ये तो इन्फॉर्मेशन है नहीं। नहीं, पर एवरी गेट इज मैन्ड ना, वहाँ पर कोई ना पर कोई वो खुल नहीं पाता है। ओह मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, बिल्कुल ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अपना, क्योंकि हमारे यहाँ हर एक अफसर जो है फायर अटेंड करता है। उस केस में क्या होता है, 2-3 गेट बंद कर दिए, उसमें 2 पे गार्ड रख दिया, एक गार्ड छुट्टी चला गया या कुछ कॉस्ट कट हो गया, उसके बाद चाबी का गुच्छा होता है, वो लेके चला उससे खोलता है, तो वो खोलने में बहुत टाइम लगता है। ओह मेरे ये मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक एयरपोर्ट के हम इंस्पेक्शन पे गए तो गेट बंद था, उसमें ताला था। तो हमने कहा तो इमरजेंसी गेट है, बोला नहीं सर गार्ड के पास चाबी रहती है, खोल देगा। तो मैंने कहा खुलवाइए। इट टुक 15 मिनट्स टू ओपन इट, क्योंकि उसको इतना बड़ा गुच्छा तो भूल गया कौन सी चाबी है। सी आप गार्ड को आप पैनिक पे भी आ जाते हैं हाँ, ना नहीं थोड़ा फिर सा। आपने गार्ड को ओवरलोड कर देना, उसके पास 4 चाबियां और हैं। अब उस टाइम में तो पैनिक, जब आग लगेगी तब तो धुआं भी है, धुआं भी पैनिक में है। फिर तो खुलेगा ही दोनों नहीं ना। चीजें हैं। हमें ऑलमोस्ट मैंने काउंट किया था 13 मिनट्स और कुछ सेकंड लगे थे उसको खोलने के लिए। मैं खुद था, मैं कहा आप इसको खोलिए, खुलेगा नहीं। कह रहे नहीं सर आप ऐसे कैसे, कह रहे नहीं तोड़ना खुलेगा पड़ेगा। खुलेगा। तो मैंने कहा आप गार्ड को बुलाइए, गार्ड वहीं खड़ा था। मैंने कहा बेटा खोलो इसको। तो उसको, क्योंकि उसका इतना बड़ा गुच्छा था, 1 लगाई 2 लगाई, भूल गया, क्योंकि वो गेट तो रोज खोलता नहीं है, रोज उसका, तो उसको ये बात पता नहीं, मतलब वो भूल गया। उसने धीरे धीरे ट्रायल में किया। इट टुक 30 मिनट्स। तो मैंने कहा सर 30 मिनट्स तो हम कोई बचेगा भी नहीं, हम लोग के पास तो 2 से 3 मिनट होते हैं, बिकॉज टाइम इज द मेजर गेम चेंजर। क्योंकि आप जब आग लगती है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, एसियन आता है, ज्यादातर लोग की मौत भी दम घुटने से ही होती दम है, घुटने से होती है, धुएं की वजह नॉट से होती है। बिकॉज ऑफ बर्न्स। इस केस में भी मालवीय नगर में भी यही हुआ था, जी। बर्न्स नहीं थे, वो दम घुटने से, क्योंकि ऊपर कई लोग फंस गए थे। ये मैं बताना चाहूँगा, जैसे क्योंकि हमारी जो कंक्रीट की वॉल्स होती हैं और कंक्रीट की हमारी छत है, तो ये फायर को 1-1.5 घंटे तक अपने में एक रख सकती है, मतलब बाहर नहीं फैलेगी। पर स्मोक कैन ट्रेवल, स्मोक कहीं भी झिर रही है, कहीं है सीढ़ी है, लिफ्ट है, तो स्मोक ट्रेवल वेरी फास्ट, फायर ट्रेवल वेरी स्लो। आग जहाँ लगी है उससे मैक्सिमम 1 फ्लोर और ऊपर जाएगी, और ये अपने आप को कंटेन करती है, क्योंकि जो आपका लकड़ी का दरवाजा है, वो भी जो नॉर्मल दरवाजा वो भी हाफ एंड आवर करीब उसका स्ट्रेंथ रहता है, वो रोक लेता है। मतलब फायर अगर लगी है अंदर, बाहर नहीं आएगी आधा, और हाफ एंड आवर इज फेयर एनफ। फायर ब्रिगेड जरूर तब तक पहुंच जाएगी, कुछ ना कुछ पानी डलना शुरू हो जाए, बट स्मोक को यू कैन नॉट होल्ड इट। स्मोक, अगर आपका सेंट्रल एसी है तो पूरे कमरों में स्मोक फैल जाएगा। होता है ना कि डक लगा देते हैं, बिल्डिंग में होता है। आपका अगर मान लीजिए लिफ्ट है, दरवाजे के नीचे से निकल गया, लिफ्ट के थ्रू फैल जाएगा। तो ऐसे करके जो है ना स्मोक फैलता बहुत जल्दी, और स्मोक से जो डेथ सबसे ज़्यादा होती है, नॉट इन फायर। ये बिल्कुल सच सवाल है। और अगर हम कोई अपार्टमेंट लेने जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर सोसाइटी ने फायर एनओसी ली है या नहीं, ये हम कैसे जान सकते हैं? और क्या ये एक कानूनी अधिकार भी है हमारा? देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये वी शुड आस्क इट, एवरीबडी शुड आस्क इट, कि जब हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, हम 3 करोड़ की 4 करोड़ की लेके, आपको फायर एनओसी मिला है, आपने कहाँ है उसका सर्टिफिकेट दिखाइए। और नॉर्मली अब सब जगह ये होने लगा है, दिल्ली में भी है, नोएडा में भी ज़रूर होगा, कि जिस बिल्डिंग को हम लोग फायर एनओसी देते हैं उसकी लिस्ट अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। ये वेबसाइट कौन सी है हमारे दर्शकों के लिए बताइए? ये जैसे दिल्ली की वेबसाइट है, दिल्ली में आप जाएंगे delhi-government.in, उसमें फायर डिपार्टमेंट आ जाएगा, आप उसमें जाके लिस्ट देख सकते हैं हमारी, एरिया वाइज लिस्ट है। हाँ, जितनों को एनओसी मिला, डेट वाइज, एरिया वाइज, जो भी डालेंगे, नाम भी डालेंगे, तो उसमें आपको ये पता है पुरानी बिल्डिंग के लिए भी और नई बिल्डिंग के लिए भी। अच्छा, इवन फॉर सबके लिए, जिन जिनको हमने एनओसी दिया है उसकी लिस्ट भी है, कमर्शियल प्राइवेट बोथ। और जिसको एनओसी नहीं है, जिसमें कुछ कमियां, वो भी है। अच्छा, आप ये भी देख सकते हैं, मान लीजिए आप कोई रेस्टोरेंट खरीदने जा रहे हैं, बिजनेस करने आ रहे, तो आप ये देख सकते हैं इस बिल्डिंग को एनओसी है या नहीं है। अगर बिल्डिंग को एनओसी नहीं, तो यू कैन आस्क इट, आपको बिल्डिंग को एनओसी, या इस बिल्डिंग ओनर ने अप्लाई किया था पर इसमें कुछ कमियां बताई, फायर एनओसी देने में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एमसीडी के अलावा? फायर डिपार्टमेंट, एमसीडी। अभी तो दिल्ली में तो काफ़ी गवर्नमेंट ने डीरेगुलाइज कर दिया है इसको, पर पहले ये होता था, बिल्डिंग अथॉरिटी बिल्डिंग प्लान को हमारे पास भेजती थी, फायर डिपार्टमेंट का। कोई जैसे मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कोई बिल्डर बिल्डिंग बनाना चाहता है, तो उस केस में क्या आता है कि वो अपनी ड्राइंग सबमिट करता था एमसीडी को, और एमसीडी हमारे पास भेजेगी। हम उसको एग्जामिन करते थे फायर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 जीने कहाँ होने चाहिए, किस जगह होना चाहिए, कॉरिडोर कितना चौड़ा होना चाहिए, दरवाजा कहाँ लगेगा। अगर आर्किटेक्चरल फॉल्ट है तो उसको हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, या फिर उसको तोड़ के फिर दोबारा आएगा? तो इसीलिए ड्राइंग स्टेज में दी जाती है ड्राइंग, कि आप अभी करेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग का प्लान किया,
आपने कहा ये एक स्टेयरकेस ये लगेगी, एक यहाँ लगेगी। वो 6 कमरे के एनओसी में 25 कमरे बना दिए मालवीय नगर नहीं, में वो तो अनऑथराइज के लिए तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, वो तो बिल्डिंग पूरी अनऑथराइज है, पूरी। उसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं किया था। आप बेसमेंट में किचन चला रहे हैं, आप ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आपने किचन के लिए एनओसी नहीं लिया, रेस्टोरेंट के लिए एनओसी नहीं लिया, आपने कमरे बना दिए, कोई लाइसेंस नहीं लिया, आपने इलेक्ट्रॉनिक डोर लगा दिया, आपने फायर फाइटिंग सिस्टम कोई नहीं किया, आपका कोई आदमी ट्रेन नहीं था। वैसे तो सैकड़ों ही मारते हैं हम लोग तो के इर्द गिर्द। ये तो देखिए, इलीगल का तो कुछ किया नहीं आ सकता अनलेस एमसीडी बिल्डिंग अथॉरिटी स्टार्ट टेकिंग द एक्शन। वो एक दूसरा इशू हो गया। मैं ये बता रहा हूँ, जो जर्नल लोग हैं, जो लोग करते हैं कायदे से काम, उस केस में एमसीडी हमारे पास बिल्डिंग टैंक भेजती है, एंड देन उसके बाद जो है हम उसमें बताते हैं कि आपको ये चेंज करनी है, ड्राइंग में चेंज करेंगे, ड्राइंग अप्रूव होगी, उस हिसाब से वो कंस्ट्रक्शन तो शुरू समय करता है। समय पर एमसीडी रिव्यू क्यों नहीं करती है किसी एरिया में जाकर कि वहां पर अनधिकृत ये बन गया है, ये फायर सेफ्टी नॉर्म जिसका ओरिजिनली आपने एनओसी लिया था वो पूरा उल्लंघन करके उसके बाद तमाम सारी चीज़ें ऐसे कर ली हैं, नीचे आपने कोई क्लाउड किचन खोल दिया या फिर आपने किसी फायर क्रैकर वाले को अपना एक कमरा दे दिया विदाउट एनओसी दिवाली के टाइम पर। तो ये चीज़ें क्यों नहीं रिव्यू होती हैं? जब ये घटना हो जाती है तभी आता है सब कुछ। ये देखिए, इसमें दो रीज़न है। एक रीज़न आपको पता है, एमसीडी है, एमसीडी हैज़ टू टेक एक्शन। दूसरा क्या होता है, इतना स्टाफ भी नहीं होता। सी माई पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज अराउंड 2 करोड़ मोर देन 2 करोड़ नाउ आई थिंक। अप्रॉक्सीमेटली। कुछ फ्लोटिंग होगी, कुछ आएगी जाएगी। एंड सी एवरी डे वी आर एडिंग सम हाउसेज। लोग आते हैं, जहाँ जगह मिलती है झुग्गी बना लेते हैं, झोपड़ी बना लेते हैं, कर लेते हैं। इतने लोगों को मैनेज करना आसान काम नहीं है। इस रियली टफ जॉब। बहुत कम मैन पावर होती है और उसमें सारी चीज़ों को चेक करना ये मुश्किल काम है। और दूसरा, ये करना ही पड़ेगा, नहीं होगा तो लोगों की डेथ होंगी। इंस्पेक्शन तो करना ही करना है, चेकिंग करनी पड़ेगी। कई बार फायर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो होने के बावजूद, एनओसी होने के बावजूद बिल्डिंग में आग लगना और उसके बाद फायर डिपार्टमेंट को कई तरह के मैं कहूँगी आलोचना उनकी होती है, ब्लेम्स आते हैं। ये आपने बहुत बार फेस किया होगा कि डिस्पाइट ट्राइंग सो हार्ड, उसके बावजूद अरे फायर ब्रिगेड पहुंची नहीं, समय पे आई नहीं, जितनी 5 चाहिए थी तो गाड़ी 1 ही पहुंची और पानी नहीं था। मतलब दिस इज समथिंग कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जिसके अपने चैलेंजेस हैं, जिनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं। आपने खुद पहले ये स्वीकार किया कि जितनी मैन पावर भी लगती है वो भी शायद सफिशिएंट नहीं है। तो ऐसे में फायर डिपार्टमेंट कैसे अपने आप को रनिंग रखता है, मैं तो यही जानना चाहती हूँ। कि एक बहुत ही जो कहते हैं ना कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, वही वाली स्थिति है आपकी, और हर बार मोराल डाउन ही होता है क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कभी किसी ने सराहना की है फायर डिपार्टमेंट की। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। चैलेंजेस बहुत है। मैं फिर कहता हूँ, अगर आप इसको वेस्ट से कंपेयर करेंगे तो हमारी मैन पावर बहुत कम है। अगर आप कोरिया देखें, जापान देखें, इंटरेक्शन होता रहता है। अभी मैं यूके भी गया था, उनकी मैन पावर हमारी मैन पावर में बहुत फ़र्क है। नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे जो डिसिप्लिन है लोगों में वो हमारे यहाँ नहीं है। वहाँ पे बहुत, अगर आप फायर का है तो उसको हर आदमी उस कानून को मानता है। हमारे यहाँ ये भी नहीं है। बट स्टिल आई एम सेइंग इट, हमारे पास चैलेंज फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का, मैन पावर का इतना नहीं है जितना ये अनऑथराइज कॉलोनी बन गई है, जितना इनकी जो पॉपुलेशन हमारी उसमें क्या हो रहा है उसका चैलेंज है। नॉट फॉर दिस की ये चैलेंज है। अब जैसे आपने गाड़ी की बात बताई थी, मालवीय नगर का ही हम केस अगर को डिस्कस करें, उसमें मेरे पास बहुत फ़ोन आए थे कि जी गाड़ी नहीं पहुंची, गाड़ी लेट पहुंची। तो बहुत से मुझे याद है रेजिडेंट्स ने भी यही बोला कि गाड़ी नहीं पहुंची, गाड़ी नहीं पहुंच रही है। तो उसमें हुआ क्या था कि जो नियरेस्ट फायर स्टेशन था हमारा गीतांजलि, वो ऑलरेडी किसी और फायर कॉल पे था, तो वो गाड़ी वहाँ गई हुई थी। अब ये थोड़ी पता है कि यहाँ साइमल्टेनियसली लग जाएगी। तो गाड़ियाँ हमने भेजी दूसरे स्टेशन से। दूसरा क्या होता है कि एक स्टेशन में 2 गाड़ी होती है। हमने फर्स्ट टर्नआउट में करीब 7 गाड़ियों के आसपास भेजी। तो नेहरू प्लेस से, बीकाजी से, सफदरगंज से गई, जो नियरेस्ट स्टेशन उसके बाद थे। तो उसमें टाइम लगना ही था और पीक आवर था। आप 10 बजे आप देखिए, उन्होंने 8 बज के 9 बज गया तो ट्रैफिक ऑलरेडी रोड पे आ गया, तो इतना टाइम लगना ही था। दूसरा, अगर आप देखेंगे, मुझे लग रहा था कि उस दिन तो सारी परिस्थितियां विपरीत थी। एक तो आग उस समय लगी जब आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा पीक पर ट्रैफिक होता है। दूसरा, साइमल्टेनियसली 2 जगहों पर उसी एरिया में। तीसरा, वो एरिया कंजस्टेड, वहां पर आसानी से फायर टेंडर पहुंच नहीं सकती। और चौथा ये कि वहां पर जो रेजिडेंट्स थे, अगर वो अपने स्तर पर थोड़ी बहुत मदद नहीं करते तो शायद 10 जिंदगियां और चली जाती। बिल्कुल, आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं।
और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा, वहाँ पे एक बात अभी आ जाएगी, आप लोग को ही पता चल जाएगा कि दे इन्फॉर्म लिटिल बिट लेट टू द, क्योंकि ये हमने कॉल जो चेक किया है वो हमने 3 डिपार्टमेंट से चेक किया है। एक बिजली विभाग से किया, उनको भी कॉल उसी टाइम मिली थी 8:52 या 53 मिनट पे, और जो पुलिस है उनको भी हमें भी तो साइमल्टेनियसली कॉल आई थी। तो ये बाद में पता लगा कि पहले जब आग लगी थी किचन में, धुआं थोड़ा निकला था, तो उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया बाहर वालों ने कि कुछ किचन में होगा, कुछ जल रहा होगा, धुआं निकला। तो दे टुक 10 to 15 मिनट्स टू डू, मतलब कहते हैं खुद करने के लिए। प्लस वो रसोईया जिससे आग लगी थी वो भागे, पहले ही वो भाग गया था। तो फिर वो आग आउट अगर ऑफ वो कंट्रोल हो अलार्म गई। रेज कर देता तो शायद और वो समय उसने बच क्यों नहीं जाता। अलार्म रेज किया, आप इसको समझिए, क्योंकि सब कुछ इलीगल था। ये ओनर को भी पता है, रसोइये को भी पता है कि बेसमेंट में किचन अलाउड नहीं है, पर मैं चला रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट कॉलिंग द फायर कुछ ब्रिगेड। उपहार जैसा मामला था, मुझे तो लगा तो तो ये क्या उपहार है, में भी मिडिल ऐसे ही हुआ था कि बाहर से लॉक लग गया था और उसके बाद वो जो ओनर था और उसका जो कैशियर था, अटेंडेंट था, वो भाग गया था। उसको पता था कि आगे ये ट्रेजेडी आने वाली है। इसी तरह से इस केस में भी हुआ। इस केस में ये, क्योंकि उनको पता था हम इलीगल, इसीलिए उन्होंने पहले कॉल नहीं किया। वो दे वांटेड टू ट्राई देमसेल्फ कि हम ही बुझा लें, क्योंकि उनको पता अगर हम फायर ब्रिगेड को करेंगे, पुलिस भी आएगी, सब लोग आएंगे, ये तो मामला बढ़ क्योंकि जाए। इलीगल है। आपने पूरा, ये तो ओनर इज अवेयर ऑफ इट ना कि आप गेस्ट हाउस इतना बड़ा, दैट्स व्हाई डिले इज देयर, और इसीलिए वो रेजिडेंट कह रहे हैं कि फायर बहुत लेट पहुंची है। सबसे ज्यादा हाउसिंग स्कीम्स में किस तरह की फायर सेफ्टी खामियां आपने ऑब्जर्व करी हैं? देखिए, फायर सेफ्टी खामियां जो, अगर आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग को लें मेनली, तो वो इलेक्ट्रिक फायर की वजह से ही सबसे ज़्यादा फायर होती है, ज़्यादा का। अगर हम 20वें या फिर उससे ऊपर वाले माले पर रह रहे हैं तो हमारे लिए क्या बड़े चैलेंजेस हैं? क्योंकि हम लिफ्ट से आ नहीं सकते हैं, स्टेप से जब तक आएंगे आग फैल जाएगी, बीच में धुआं मिलेगा। तो ऐसे में अपने आप को कैसे बचाएं? देखिए, 2 तरीके हैं इसको बचाने के लिए। एक तो जो ऊंची हाई राइज बिल्डिंग हो गई है, उनमें 45 मीटर से जो ऊपर है उसमें स्प्रिंकलर कंपलसरी हो गया है। स्प्रिंकलर सिस्टम 45 मीटर से ऊपर में कंपलसरी है, उसमें लगा होगा। आपने ये देखना, अगर देखिए आप 20वें फ्लोर पे, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आग नीचे लगी है तो आपने 2 फ्लोर ऊपर जाना। आपको बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 फ्लोर ऊपर जाके अपने को बचा सकते हैं, क्योंकि आग इतनी में स्मोक भी नहीं आएगी वहां तक। स्मोक भी इतना नहीं आएगा, वो अभी मैं उसके आगे और अगर आग ऊपर लगी तो आपने 1 फ्लोर नीचे चले जाएं, बिल्कुल सेफ है। दूसरा क्या है कि मान लीजिए आप निकल नहीं सकते, आपको ऐसा लगा, आपके मान लीजिए 20वें फ्लोर पे आग लगी आपके घर के बाहर, तो आपने डोर को बंद करना है बिल्कुल, नीचे जो भी आपके पास गीला तौलिया, जो घर में कपड़ा, उससे सारे बना के, और आप सबसे बाहर वाले जहाँ बालकनी उसमें आ जाइए, जो सबसे बाहर, जो भी सबसे फार अवे आपका रूम है उसमें आ जाइए। आप अपनी नाक पे जो है पानी का भीगा हुआ रुमाल रख के, अगर ओपन एरिया आ जाए आप बच जाएंगे, क्योंकि तब तक फायर ब्रिगेड आ जाएगी, स्प्रिंकलर भी चल जाएगा। क्योंकि अगर आपके रूम के अंदर आग नहीं है तो आग इतनी जल्दी आपके रूम में नहीं आएगी, क्योंकि डोर कैन स्टैंड फॉर ए हाफ एन आवर मिनिमम। एग्जॉस्ट के थ्रू आ सकती है। एग्जॉस्ट नहीं चलाना। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अभी मैं इसको जरूर बताना चाहूँगा। पुरानी दिल्ली में एक आग लगी थी, बहुत रिच फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली थी। आग लगी, सब लोग निकल गए, उनकी 2 बेटियां थी, वो 2 बेटियां बाथरूम में चली गई और उन्होंने बंद कर लिया कि बाथरूम में सेफ हो गए। अनफॉर्चुनेटली छोटी जो डॉटर थी उसने एग्जॉस्ट चला दिया कि कुछ आएगा तो धुआं अंदर आ गया और दे डाई इन दैट स्मोक के। अगर वो एग्जॉस्ट नहीं जलाते तो बचते, क्योंकि जब उसके अंदर आप आ गए, आप काफ़ी दूर हो गए, अगर आप टैप या वो चला देंगे, कूलिंग इफेक्ट थोड़ा रहेगा, तब तक हम लोग फायर ब्रिगेड पहुंच चुके थे और सभी को तो, और सभी बचा लिए गए थे। पर वो दोनों डॉटर, क्योंकि धुआं हो गया तो उन्होंने एग्जॉस्ट चला दिया। जब बाद में देखा कि बच्चे नहीं मिले, देन वी स्टार्टेड सर्चिंग। हाँ, ये मैं जानना चाहती थी कि आप पहचानते कैसे हैं कि इस एरियाज में लोग ट्रैप हो सकते हैं या फिर यहाँ छुपे हो सकते हैं? कोई स्टोर हो, कोई बाथरूम हो, कोई भी एरिया मिस कैसे नहीं होता है? नहीं, देखिए, मिस ऐसा नहीं होता है कि ये हम पूछते भी हैं। जैसे हम गए कहीं भी कोई कॉल अटेंड करते तो उन्होंने बताया कि जी हमारे 6 लोग हैं, तो कितने आ गए? 4। इसका मतलब 2 लोग कहीं हैं, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो पलंग के नीचे मिल सकता है आपको छिपा, उसके टेबल के नीचे हो सकता है, या बाथरूम में हो सकता है। थिंकिंग ये बाथरूम में पानी है, तो ये बैक ऑफ माइंड रहता है कि वहाँ पे आग नहीं पहुँचेगी। तो ये 2-4 एरिया होते हैं जहाँ पे आपको नॉर्मली लोग मिलते हैं। तो फायर सेफ्टी के कौन से वो 5 इजी नॉर्म्स हैं जो कोई भी फैमिली फॉलो कर सकती है, लिविंग इन इंडिविजुअल हाउस होल्ड या फिर सोसाइटी में? देखिए, सबसे जो, अगर आप ये कहें, जो नॉर्म्स फॉलो करने में बार बार ये कहता हूँ कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है, लोड पे बहुत ध्यान देना है, अपनी बिजली की चीज़ों पे ध्यान देना है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी घटना बताऊँगा। द्वारका में एक आग लगी थी,
बारिश का टाइम था, उन्होंने हीटर ऑन कर दिया, उसके आगे कपड़े डाल दिए सूखने के लिए कि ठीक है। और वो लेडी जो थी बेचारी भूल गई। हैजर्ड है। तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे क्योंकि हीटर चलता रहा, हीट आते रही, वो आग लगी कपड़ों उससे, क्योंकि वो पलंग पे वो लगे थे, उस पलंग में आग लगी, सब कुछ जलने वाला था, उस वजह से पूरे घर में आग लगी। तो ये मतलब इंटेंशन नहीं था, बट घटना हो गई। तो ज़्यादा अगर फायर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगती है। 70% मैंने पहले भी कहा, अगर हमने इलेक्ट्रिक 70% इलेक्ट्रिसिटी एंड 30% 30% वेरियस लाइक चार्जर, कुछ हो गया, बोर्ड किचन हो गया, एक्सटेंशंस, किचन सिलेंडर्स, ऐसे कुछ हो गया, गैस। ऐसे कुछ हुआ। जी। ये है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आग का मेजर कारण इसे माना जाए। शॉर्ट सर्किट इज वन ऑफ द शॉर्ट 70% में कवर हो गया शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होता है क्यों आप समझिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा पावर ड्रॉ करते हैं, इंसुलेशन लीक है तो हीट होती है, वो टच होते हैं वायर अपना स्पार्क देते हैं और फ्यूज उड़ जाता है आपका। अगर हम एस्केप रूट ले रहे हैं तो स्टेयरकेस में भी अगर धुआं भरा हुआ है तो हम क्या, आपने जो बताया था, अपने घर में ही कन्फाइन हो जाएं और बंद कर दें अपने घर को। मैंने यही कहा, अगर आपके ही फ्लोर पे आग है और आग आपके घर के अंदर नहीं है, आप मेरी बात, अगर घर के अंदर है तो आपको बाहर जाना है, अगर घर में ही नहीं है, बाहर है और आप बाहर धुआं भरा हुआ, क्योंकि और इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये भी होता है, मान लीजिए आपको कोई अलार्म मिला, आग लग गई है कुछ, तो आप ऐसे हाथ लगा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा दरवाज़ा गर्म है, तो इसका मतलब बाहर धुआं भी है और हीट भी है। आप हाथ लगा तो यू शुड नॉट गो आउट। आपको मान लीजिए अलार्म मिला, कोई बजा अलार्म और हुआ कि आग लग गई है, साउंड हुई, कुछ भी हुआ, तो अगर आपको ऐसा डाउट है आपके फ्लोर पे है, क्योंकि हल्के लिए स्मेल भी आएगी, तो आप चेक कर सकते हैं, आपने दरवाजे पे हाथ लगाया मेन डोर पे, अगर वो गर्म है तो यू शुड नॉट गो आउट, बिकॉज आप जाएंगे बाहर, धुआं भी हीट भी है, तो यू शुड गो बैक, सील एवरी फ्लोर, गो टू द वॉशरूम, बाथरूम में आप चले जाएं, ऑन कर दें अपने जो भी फाउंटेन वगैरह हैं और माउथ पे रख लेंगे, तो आप, क्योंकि आपके पास फिर आधा पौन घंटे का टाइम है, इतनी में कोई ना कोई जरूर आएगा और सेफ हो जाएंगे और आग बुझ भी सकती है। आग बुझाने के लिए गीले कंबल का इस्तेमाल करें या फिर सूखा? नहीं, नेचुरली गीला, सूखा तो जल जाएगा तो और हीट बढ़ेगी। अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं, आपने शायद कोई वीडियो भी देखा होगा कि सिलेंडर में आग लगी तो आपने गीला तौलिया डाल दिया, उसके ऊपर उल्टी बाल्टी डाल दी, तो आग बुझ सकती है उससे। तो आपने हमेशा कोई भी आग को बुझाने के लिए यू हैव टू यूज़ वाटर, तो आपने वो लेना ही लेना है। अगर एग्जिट रूट लेना हो तो अक्सर कहते हैं कि लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए, इसके वास्तविक कारण क्या है, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए, आपने लिफ्ट देखिए, लिफ्ट एक हॉलो शाफ्ट होती है, हॉलो है, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए जैसे आजकल क्या होता है, घर के आगे लिफ्ट है, धुआं उसी में भरेगा, तो धुआं पूरी लिफ्ट में होता है। दूसरा क्या होता है, लिफ्ट हैज़ ए पिस्टन इफेक्ट, जब आप लिफ्ट को ऊपर से नीचे लाते हैं तो ये प्रेशर आता है, तो नीचे के फ्लोर में बहुत तेज़ी से हवा जाएगी, तो वो धुआं भी भेजेगा। जब वो ऊपर करेगी तो उस लिफ्ट में धुआं भरेगा, क्योंकि सक्शन इफेक्ट आ रहा है। पिस्टन है ना, ये लिफ्ट जो है पिस्टन की तरह चल रहा है, नीचे गया ऊपर आया, नीचे गया, नीचे जब जा रहा है तो प्रेशर कर रहा है, सारे जगह से निकल जाएगी हवा या धुआं, जब ऊपर कर रहा है सक्शन इफेक्ट, और जैम भी हो सकती है बिकॉज ऑफ जाम तो हुई, अगर मान लीजिए जनरेटर नहीं है, वायर हो गया, वो तो है ही, पर सबसे बड़ा इफेक्ट ये लिफ्ट में सबसे पहले धुआं भरता है, तो क्योंकि इट इज हॉलो वो, और आप लिफ्ट ने चलाया तो जब आप ऊपर ले गए, सक्शन इफेक्ट हुआ, पूरी शाफ्ट में धुआं आ गया। अगर किसी सोसाइटी में फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं फॉलो हो रहे हैं और हमें इसके बारे में जानकारी मिल जाती है, फॉर एग्जांपल फायर स्प्रिंकलर्स हैं, बकेट्स हैं, एक्सेट्रा, तो हम कहाँ शिकायत करें? सबसे पहले तो मेरा ये कहना है, क्योंकि आजकल जो हमारी सोसाइटी है उसमें एक एसोसिएशन होती है, तो सबसे पहले तो हमें वी हैव टू टेक अप विद द रॉ, जो हमारी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन होती है उससे लें, नहीं तो आप किसी भी जो फायर अफसर, नियरेस्ट फायर अफसर है, उसके ऑफिस में आप कंप्लेन इसकी दे सकते हैं कि हमारे फायर सेफ्टी सिस्टम क्या RWA डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है और उन पर ये कहा जा सकता है कि RWA ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स एक सोसाइटी में फॉलो हो रहे हैं या नहीं? बिल्कुल, देखिए, आप देखिए, जब RWA लिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पानी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गार्डनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो लाइफ सेफ्टी के लिए भी वही है, सेम RWA हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल। पर ये मैं आपको बात कह रहा हूँ, इतनी सोसाइटियों का इंस्पेक्शन मैंने किया हुआ, क्योंकि मेरा करीब 32 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। किसी भी सोसाइटी में, द्वारका भी हम पहले जाते थे, अभी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ गया है, हर चीज़ ठीक पाई जाती है, पर फायर सेफ्टी सिस्टम कभी भी ठीक नहीं पाएगा, क्योंकि लोग उस पर ध्यान नहीं देते। क्योंकि लिफ्ट रोज़ आपको दिन में 10 बार यूज़ करनी है, पानी आपको
चाहिए इमिडिएटली, जनरेटर आपको हमेशा चाहिए, लाइट गई जनरेटर इज यूनिटेड, हॉर्टिकल्चर आपको चाहिए कि सुंदर लगना चाहिए। नोबडी चेक द फायर सेफ्टी अरेंजमेंट एंड फायर सेफ्टी सिस्टम इन मोस्ट ऑफ मोस्ट द इम्पोर्टेंट। इज नॉट वर्किंग। आपकी अभी तक के 32 साल के करियर में वो कौन सा एक्सपीरियंस है फायर की घटना जिसे आप कभी नहीं भुला पाएंगे? ऐसे तो बहुत सारे कोई घटनाएं हैं। एक जो मतलब कई बार होता है फिर ना भी कि रातों की नींद उड़ जाती है, बार बार वही दृश्य सामने आता है। बीइंग इन फायर डिपार्टमेंट थोड़ा दिल कड़ा भी करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे दृश्य, ऐसी बॉडीज दिख जाती हैं कि हृदय आपका विचलित हो जाता है। मैं इसमें कई जगह का सबसे जो मेरा वो था, मैंने ये सर्विस नई नई ज्वाइन की थी, मुझे 1-2 साल ही हुए थे, तो कीर्ति नगर में एक फायर हुई थी। डे का टाइम था, लकड़ी की फैक्ट्री में ये आग थी, और जैसे हमारे जवान फायर फाइट कर रहे थे, तो जैसे शॉप बंद होती ना, शटर होता है, तो पानी मार रहे थे, पानी अंदर नहीं जा रहा था। मैं और मेरा बॉस खड़े हुए थे, उनकी डेथ होगी बाद में, तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि अतुल ऐसा करो, तुम यहाँ रुको, मैं कुछ लोगों को लेके आता हूँ, बच्चों को, फायरमैन्स को, और कुछ तोड़ने का सामान लेके आते हैं। मैं कहा सर आप जाइए, मैं यहाँ पे इनको सुपरवाइज करता हूँ। उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कहा नहीं मैं खड़ा होता हूँ, तुम जाओ। मैं मुड़ा और एक कदम चला, बिल्डिंग गिर गई। ओह शिट। जो हमारे फायरमैन फाइट कर रहे थे वो भी डेथ हो गई, ये भी हमारे सर की भी डेथ हो गई। बाद में इनको इंजरीज हुई होंगी? नहीं, डेथ हो गई ऑन द स्पॉट? ऑन मतलब डेथ, क्योंकि बिल्डिंग गिरी ना पूरी। मेरे सर पे भी मैंने हेलमेट पहना तो कुछ लगी, और मेरे तो को यू हैड अ लकी एस्केप। इट इज माय सेकंड, आपका सेकंड जन्म हुआ। सेकंड जन्म। तो और उसमें क्या हुआ, जब वो गिरी तो और लोग भाग के आए, तो मैं 2 मिनट मतलब 2 सेकंड तक मेरे को ये समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। कहते ना ब्लैक आउट हो गए। वो कोई कह रहा सर ये लोग दब गए, आप ये करें हम ये करें, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करो, मतलब माय ब्रेन stopped working at that time. can That is relate to really it. what- Yeah. कुछ व्यूअर्स के सवाल हैं अतुल जी, वो ले लेते हैं। गाजियाबाद से अमित कुमार पूछ रहे हैं, मेरी सोसाइटी में फायर ड्रिल कभी नहीं होती, क्या मुझे इसे लेकर चिंता या फिर शिकायत करनी चाहिए किसी से? बिल्कुल, आपको इसकी चिंता भी करनी चाहिए, शिकायत भी करनी चाहिए, और मेरे हिसाब से आपको सिस्टम चेक भी करना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये बहुत लोगों को मैं कहता हूँ कि देखिए, मैं जो लोग इंडस्ट्री में फायर अफसर हैं या कहीं और हैं, वो उस इंडस्ट्री का फायर सेफ्टी अरेंजमेंट पूरा चेक करते हैं। मान लीजिए आपकी बिल्डिंग का भी कोई फायर अफसर होगा, तो यहाँ का पूरा चेक करेगा कि इट इज़ हिज ड्यूटी, पर वो घर जाके अपनी बिल्डिंग का कभी नहीं करता, कहता वो मेरी ड्यूटी नहीं है। बट वी शुड डू इट। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर हम नहीं करेंगे, हमें कम्युनिटी एफर्ट करना एज ए चाहिए, कम्युनिटी एफर्ट होना चाहिए, इनको जरूर करना Not just चाहिए। individually, और I ये feel. फायर अफसर को, वहाँ पे जो लोकल फायर अफसर है उसको लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ एक ड्रिल कराई जाए। ड्रिल वहाँ से टीम आएगी, जरूर थोड़ा डिले जरूर हो सकता है, पर ड्रिल जरूर होगी। शिवानी गुप्ता पूछ रही है, मैं 18वीं मंजिल पर रहती हूँ, अगर बिल्डिंग में नीचे कहीं आग लग जाए तो मुझे तुरंत बाहर निकलना चाहिए, अपने फ्लैट में रहना चाहिए? आई थिंक इसका जवाब आप पहले दे चुके हैं कि अपने फ्लैट में रहना चाहिए और उसे पूरी तरीके से स्मोक प्रूफ बना लेना चाहिए। चाहे आप गीले कपड़े लगाएं, चाहे किसी बाथरूम में अपने आप को बंद कर लें, मतलब स्मोक शुड नॉट कम इनसाइड द हाउस। दैट शुड, नो एग्जॉस्ट शुड बी रन, कोई एग्जॉस्ट नहीं चलाना है उस टाइम, फैन नहीं चलाएं आप, एसी ना चला दें, ये क्योंकि धुआं अंदर की ओर सकिन होगा। और जाते जाते अतुल जी, एक गोल्डन रूल या फिर टिप जो आज के घरों में लोगों को लागू करनी चाहिए या फिर उसके बारे में अवेयर होना चाहिए, कैसे वो आग लगने की स्थिति में अपने आप को सुरक्षित बना सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। पहला तो मैं कहूँगा, जब भी कहीं भी आग लगती है, आपके फ्लैट में लगे, घर में लगे, आपने वो प्लेस छोड़ के बाहर आ जाना है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, आप जो दूसरा स्टेप लेना है कि आपको तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाना है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, ये बहुत सारे केस में हुआ, डेथ भी इसलिए वजह, पहले वो खुद फायर फाइटिंग शुरू करते हैं, खुद ट्राई करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जितना टाइम ले रहे हैं वो लॉस हो रहा है। आप जितनी जल्दी फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करेंगे उतनी फायर ब्रिगेड आएगी। तो आपने सबसे पहले यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट प्लेस, कॉल द फायर ब्रिगेड, देन यू स्टार्ट फायर फाइटिंग। एंड दूसरा एक और सब वो बताना चाहूँगा कि आप एक बार बाहर आ गए तो आपने वापस अंदर नहीं जाना है। आपको अभी याद होगा, एक हौजखास विलेज में एक बहुत सीनियर आईएएस अफसर की हुई थी, उनका बेटा इसीलिए इंजर्ड हो गया था, वो वापस गया कि पापा शायद अंदर रह गए, वो मिले नहीं, अंदर गया और वो खुद भी हुआ, कई दिन वो हॉस्पिटल में रहा, लकली ही सर्वाइव्ड। तो ये नहीं करना चाहिए, पहला। दूसरा, मान लीजिएगा आप फ्लैट में और आपके ही फ्लैट के बाहर आग लगी है, तो सबसे पहले तो आपने आग से बाहर आना है, फायर ब्रिगेड को बुलाना है और उसके बाद कोई फायर फाइटिंग का काम करना है। और आपको एक बार आग में निकलने के बाद बाहर नहीं जाना है। अब दूसरा सवाल ये है कि मान लीजिए आप एक फ्लैट में रहते हैं और
उसी फ्लोर पे अगर आग लग गई है तो आप उस केस में आप क्या करें? आपको अगर हीट की कुछ एहसास हो रहा है, हीट आ रही है, तो आपने दरवाज़ों को सील करना है। जैसा पहले भी मैंने बताया, सील करके अपने मुंह पे जो है गीला कपड़ा रखना और सबसे रिमोट आपका रूम है उसमें जाएं या बालकनी में चले जाएं। दूसरा एक और भी बताते हैं, अगर आप देख रहे हैं कि धुआं है, आग कम है, तो आप जो है अपने दरवाजे से बाहर निकल के मुंह पे रुमाल रख के बिल्ली जैसे कॉल करती है ऐसे निकल के आप अपने एग्जैक्ट पॉइंट तक जा सकते हैं, क्योंकि धुआं हमेशा ऊपर होता है। नीचे की जो करीब 2 से 3 फीट जगह होती है उसमें स्मोक का पेनिट्रेशन बहुत कम होता है, बिकॉज हीट जो है और स्मोक ऊपर रहता है। तो आप कॉल करके बाहर जा सकते हैं, अपने आप एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, जीने के पास पहुंच जाएंगे, वहाँ से उतर सकते हैं। पर हमेशा इसमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपने गीले कपड़े का कोई मास्क है उसका यूज़ करना है, जिससे वो जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और अदर जो केमिकल्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन थोड़ा डिले कर देगा। तो ये इससे आपकी बिल्कुल जान बचने की पूरी संभावना। क्या सेकंड फ्लोर से जंप करना चाहिए अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है और नीचे आपके पास कोई सेफ्टी नेट भी नहीं है? देखिए, ये एक बहुत रिस्की सवाल है और रिस्की प्रोपोजिशन भी है। आप सेकंड फ्लोर से करें, फर्स्ट फ्लोर से तो मुझे लगता है शायद फर्स्ट बच फ्लोर से जाएंगे। तो आप बच जाएंगे, बिल्कुल बच जाएंगे, बट ये इट इज़ नॉट रिकमेंडेड इन एनी के। देखिए, मैं ये फिर कह रहा हूँ, आपकी जो बिल्डिंग है, जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, जो यूएस में आप देखिए लकड़ी के घर होते हैं, हमारे यहाँ लकड़ी के घर नहीं होते हैं। अगर आपके घर के बाहर भी आग लगी हुई है, आपने दरवाज़ा बंद कर लिया है, मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, आपने उसको सील कर दिया है, तो आपके बचने के चांस ज़्यादा है। फ्लैट में भी अगर ये पर वही बात होती है ना, मरता क्या ना करता, जब मतलब लास्ट सिचुएशन में पैनिक हो जाते हैं, इसलिए होता है। फर्स्ट फ्लोर ठीक है, आप इतना ज़्यादा नहीं, पर सेकंड फ्लोर से यू मे नॉट सर्वाइव आल्सो। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और ऐसी चीज़ें हमारे दर्शकों को बता गए आज जो वाकई करीब से सोचनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और एक ऐसे एफर्ट की ज़रूरत है कि आप दूसरों की लाइफ को भी रिस्क पे ना डालें और अपने लाइफ को भी रिस्क पे ना डालें सिर्फ चंद पैसों की खातिर। क्योंकि रीसेंट एपिसोड्स तो मुझे यही बताते हैं कि लोग कमर्शियली इतना एक्सपैंड कर लेते हैं, उसमें ज़रूरी एनओसी, फायर सेफ्टी नॉर्म्स सब कुछ दरकिनार कर दिया जाता है, और इसी वजह से जो अभी 23-24 जाने गई हैं, एक ही झटके में उस बिल्डिंग में आग लगी और किसी के पास बचने का रास्ता नहीं मिला। तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज की बातचीत से एक बात बिल्कुल साफ है, आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को बुलाना ज़रूरी है। बिल्कुल भी समय नष्ट मत करिए, क्योंकि एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आग लगने की नौबत ही ना आए, यानी कि आप आग लगने के सारे वो जो इंतज़ाम हैं वो करके अपने घर में या फिर अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी में रखिए। घर खरीदते समय करोड़ रुपए खर्च तो हो जाते हैं, लेकिन फायर सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। एक फॉर्मेलिटी हम इसे मान लेते हैं, लेकिन याद रखिए, फायर सेफ्टी कोई फॉर्मेलिटी या फिर लग्जरी नहीं है, यह आपके परिवार की ज़िंदगी का सवाल है, ये एक इंश्योरेंस है। और अगली बार जब आप फ्लैट, घर या फिर ऑफिस खरीदें या फिर देखें रेंटल स्पेस के लिए, तो सिर्फ उसका व्यू मत देखिए कि बहुत अच्छा व्यू है, उसका एग्जिट रूट देखिए, उसका एंट्री पॉइंट देखिए। वो दोनों एक नहीं होने चाहिए, और सिर्फ सिंगल एंट्री पॉइंट वाला तो बिल्कुल मत लीजिए। बालकनी मत देखिए, फायर सिस्टम देखिए, वहाँ पर स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं या नहीं, वहाँ पर बकेट्स हैं या नहीं, क्योंकि घर की असली कीमत उसकी दीवारों में नहीं, उसमें रहने वाले लोगों की सुरक्षा में होती है। इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा और वादा करते हैं कि अगली बार एक नए एपिसोड के साथ फिर से हाजिर होंगे, एक नए टॉपिक के साथ। तो ज़्यादा संख्या में हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अपने टॉपिक्स भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।